वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 10वां चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में व्यतिकरण क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण क्या है, विनाशी व्यतिकरण क्या है, उसके लिए गणितीय अवधारणा को हम लोग देखे थे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कला संबद्ध स्रोत के बारे में। वास्तव में कला संबद्ध स्रोत क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, यंग के द्विसरीट के बारे में जानेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कला संबद्ध स्रोत के बेस से। कला संबद्ध स्रोत क्या होती है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। यहाँ से कला संबद्ध स्रोत, ऐसे दो स्रोत को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां बराबर होती है तथा जिनमें कालांतर शून्य होता है अथवा कालांतर स्थिर होता है, समय के साथ बदलता नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसे दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां क्या होती है, बराबर होती है तथा जिनमें कालांतर शून्य होता है अथवा कालांतर स्थिर होता है, समय के साथ बदलता नहीं है। दो स्रोतों को कला संबद्ध होने के लिए निम्न शर्तें की आवश्यकता होती है। तो कला संबद्ध स्रोत के अंतर्गत हम लोग क्या चीज़ देखते हैं भाई कि ऐसे दो स्रोत, कोई भी दो स्रोत होते हैं भाई, कोई भी दो स्रोत ऐसे होते हैं जिसमें कला संबद्ध स्रोत का जिनसे निकलने वाली तरंगे, इनसे निकलने वाली तरंगे आपकी देखिए, इनसे निकलने वाली तरंगे, इनसे निकलने वाली जो तरंगे होती है उसको देखते हैं हम लोग। तो ऐसे दो स्रोत को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इनसे निकलने वाली जो तरंगे हैं, ठीक है, ये तरंगों की जो आवृत्ति होती है भाई, इनकी जो आवृत्ति होती है वो हमें आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो कला संबद्ध स्रोत के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि ऐसे दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां बराबर होती है तथा जिनमें कालांतर शून्य होता है। इसमें और कालांतर आप लोगों का क्या होता है, शून्य होता है भाई। इसमें जो कालांतर होता है वो कालांतर आपका क्या होता है, शून्य होता है। इसमें जो कालांतर होता है, इनके बीच में जो कालांतर होता है, इसमें समान कला के बेस में जो होता है इसके बीच में ये क्या होता है भाई, आप लोगों का शून्य होता है। ठीक है? तो ऐसे दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां बराबर होती है तथा जिनमें कालांतर क्या होता है, शून्य होता है। जिनमें कालांतर शून्य होता है अथवा कालांतर स्थिर होता है, अथवा कालांतर क्या होता है, स्थिर होता है। तो समय के साथ वो बदलता नहीं है भाई, समय के साथ क्या होता है, बदलता नहीं है। जैसे कि कई समय के साथ उसका वेग और चाल में वृद्धि हो जाती है ना, समय के साथ वो बदलते रहते हैं, ऐसा ये नहीं है। तो ऐसे दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां बराबर होती है तथा जिनमें कालांतर शून्य होता है अथवा कालांतर स्थिर होता है, समय के साथ बदलता नहीं है। दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत होने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक है। जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए आवश्यक शर्तें होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के अंतर्गत में देखे थे। समपोषी के लिए और विनाशी के लिए हम लोग देखे थे। तो समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होते हैं, देखिए, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत के बेस में ऐसे दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे जिनसे निकलने वाले आपस में तरंगों की आवृत्तियां क्या हो, बराबर हो, इस तरीके से। और जिनमें कालांतर क्या हो, जीरो हो, जिनके बीच में कोई कालांतर ना हो, मतलब समान कला में हो। जिनमें कालांतर क्या हो, शून्य हो, अथवा कालांतर स्थिर होता है, मतलब एक जगह पर रुका हुआ होता है, तो समय के साथ बदलता नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। तो एग्जाम में आएगा आप लोगों के बेस में कि कला संबद्ध स्रोत किसको बोलते हैं, तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐसे दो स्रोत को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां आपस में बराबर होती है, जिनके बीच में कोई कालांतर नहीं होता है अथवा कालांतर स्थिर होता है और जो समय के साथ बदलता नहीं है। दो स्रोतों के कला संबद्ध होने की, देखिए यहाँ से, दो स्रोतों के कला संबद्ध होने की निम्न शर्तें हैं। दो स्रोतों के कला संबद्ध होने की निम्न शर्तें हैं। पहला शर्त देखते हैं, दोनों की आवृत्तियां आपस में बराबर हों। डेफिनेशन से ही प्राप्त है हमको, डेफिनेशन से ही हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। देखिए, डेफिनेशन से ही हमको ये चीज़ प्राप्त है कि दोनों की आवृत्तियाँ क्या हो, बराबर हो। पहला क्या हो, दोनों की आवृत्तियाँ आपस में क्या हो, बराबर हो। और दूसरा चीज़ को देखते हैं भाई, दूसरा क्या होती है, दूसरा उनमें कालांतर शून्य हो। दूसरा क्या है, देखिए कि उनमें कालांतर क्या हो भाई, शून्य हो। उनमें कालांतर क्या हो, शून्य हो। अथवा फिर हम लोग ये चीज़ जान सकते हैं, अथवा ये चीज़ जान सकते हैं कि स्थिर कालांतर हो, या फिर क्या हो, इसमें स्थिर कालांतर हो। समय के साथ तरंगों का कालांतर परिवर्तित ना हो।
और समय के साथ तरंगों का कालांतर क्या हो, परिवर्तित ना हो। तो कलाशबद्ध स्रोत किसको कहते हैं, कलाशबद्ध स्रोत के लिए क्या क्या शर्तें हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो ऐसे दो स्रोतों को कलाशबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियाँ बराबर होती है तथा जिनमें कालांतर शून्य होता है अथवा कालांतर स्थिर होता है, समय के साथ बदलता नहीं है। दो स्रोतों के कलाशबद्ध होने की निम्न शर्तें होती है। पहला, दोनों की आवृत्तियाँ बराबर हो। दूसरा, उनमें कालांतर क्या हो, शून्य हो। और तीसरा क्या हो, इसमें कालांतर ना हो। और चौथा क्या हो, समय के साथ तरंगों का क्या हो, कालांतर परिवर्तित ना हो। तो यहाँ पर एग्जाम में आता है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलाशबद्ध स्रोत क्या होता है बोल के। तो यहाँ से आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि कलाशबद्ध स्रोत किस तरीके से होता है बोल के। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कलाशबद्ध स्रोत के बेस पे, कलाशबद्ध स्रोत। तो ऐसे स्रोत को, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं ऐसे स्रोत को कलाशबद्ध स्रोत कहते हैं। यहाँ से देखिए, ऐसे स्रोत को, ऐसे स्रोत को कलाशबद्ध स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत को कलाशबद्ध स्रोत का ऐसे स्रोत को कलाशबद्ध स्रोत कहते हैं जिनमें दोनों तरंगों के बीच में कोई कालांतर ना हो, कोई कालांतर ना हो, दोनों की आवृत्ति बराबर हो, दोनों की आवृत्ति समान हो, दोनों की आवृत्ति क्या हो, समान हो, दोनों की आवृत्ति समान हो। तो कलाशबद्ध स्रोत के बेस देखते हैं। ऐसे स्रोत को कलाशबद्ध स्रोत कहते हैं जिनमें दोनों तरंगों के बीच में कोई कालांतर ना हो, दोनों की आवृत्ति क्या हो, समान हो, दोनों की आवृत्ति क्या हो, समान हो। और जिनमें कालांतर शून्य हो या स्थिर हो, शून्य हो या स्थिर हो, कलाशबद्ध स्रोत कहलाता है। कलाशबद्ध स्रोत कहलाता है। ठीक है, तो कलाशबद्ध स्रोत के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं कि ऐसे स्रोत को कलाशबद्ध स्रोत कहते हैं जिनमें दोनों तरंगों के बीच में कोई कालांतर न हो, दोनों की आवृत्ति समान हो, जिनमें कालांतर शून्य हो या स्थिर हो, कलाशबद्ध स्रोत कहलाता है। तो कलाशबद्ध स्रोत के लिए निम्न दो शर्तें होती है भाई। यहाँ से देखते हैं इस चीज़ को। कलाशबद्ध स्रोत के लिए दो शर्तें होती हैं। कलाशबद्ध स्रोत के लिए शर्तें कलाशबद्ध स्रोत के लिए हम लोग देखते हैं, शर्तें को देखते हैं। पहला, दोनों की आवृत्ति क्या हो, समान हो। पहला, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान हो। ठीक है, दोनों के बीच में कोई कालांतर ना हो, दोनों के बीच में कोई भी कालांतर ना हो भाई, दोनों के बीच में कोई भी कालांतर ना हो। तो दोनों के बीच में कोई भी कालांतर ना हो। तीसरा, कालांतर स्थिर हो या फिर शून्य हो, कालांतर स्थिर हो या क्या हो भाई, शून्य हो।
शून्य हो। तो कला संबद्ध स्रोत के बेस में देख रहे हैं हम लोग कि ऐसे स्रोत को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनमें दोनों तरंगों के बीच में कोई क्या हो, कोई कलांतर ना हो, दोनों की आवृत्ति समान हो, जिनमें कलांतर शून्य हो या फिर स्थिर हो, उस चीज़ को हम लोग कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कला संबद्ध स्रोत के लिए शर्तें, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान हो, दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या हो, समान हो। दूसरा, दोनों के बीच में कोई भी कलांतर ना हो, दोनों के बीच में कोई भी क्या हो, कलांतर ना हो। तीसरा, कलांतर स्थिर हो या फिर क्या हो, शून्य हो। तो कला संबद्ध स्रोत के बेस में हम इस चीज़ को देखते हैं। ऐसे स्रोत को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनमें दोनों तरंगों के बीच में कोई कलांतर ना हो, दोनों की आवृत्ति समान हो, जिनमें कलांतर शून्य हो या स्थिर हो, कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। कला संबद्ध स्रोत के लिए शर्तें होती है, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान हो, दोनों के बीच में कोई भी कलांतर ना हो, कलांतर स्थिर हो या फिर क्या हो, शून्य हो, कलांतर स्थिर हो या फिर क्या हो, शून्य हो। तो कला असंबद्ध स्रोत क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं ये भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ से देखते थे कि ऐसे दो स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियाँ आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जिनमें कलांतर शून्य होता है अथवा कलांतर स्थिर होता है, जो समय के साथ बदलता नहीं है। दो स्रोतों के कला संबद्ध होने के लिए निम्न शर्तें थी। पहला, दोनों की आवृत्तियां बराबर हो, जिनमें कलांतर शून्य हो या फिर स्थिर कलांतर हो, समय के साथ तरंगों का क्या होता है, कलांतर परिवर्तित ना हो। क्लियर। चलिए आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं। आगे है दो पृथक पृथक प्रकाश स्रोतों से। अब इसको हम लोग अलग अलग प्रकाश स्रोतों के बेस पे देखते हैं, क्योंकि थ्योरिकल चीज़ को याद रखना आप लोगों को बहुत ही जरूरत है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला संबद्ध स्रोत और व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण के लिए संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दो पृथक पृथक प्रकाश स्रोतों से देखिए, यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। दो पृथक पृथक प्रकाश स्रोतों से, दो पृथक पृथक प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। अब जाहिर सी बात है कि किसी में तो कालांतर नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें तो होगी जिनमें कालांतर होगा भी। कालांतर के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो कालांतर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि दो पृथक पृथक प्रकाश स्रोतों से, दो पृथक पृथक प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य क्या होता है, कालांतर समय के साथ क्या होते जाता है, परिवर्तित होते रहता है। देखिए समय के साथ ये क्या होते रहता है भाई, परिवर्तित होते रहता है। क्लियर। तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि दो पृथक पृथक प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। अतः किसी बिंदु पर यदि किसी समय पर, अतः किसी बिंदु पर यदि किसी समय पर, अतः किसी बिंदु पर, यहाँ पर बोल रहा है देखिए कि अतः किसी बिंदु पर, अतः किसी बिंदु पर, अतः किसी बिंदु पर यदि किसी समय प्रकाश की तीव्रता, यदि किसी समय प्रकाश की तीव्रता, यहाँ पर बोल रहा है अतः किसी बिंदु पर यदि किसी समय प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। प्रकाश की तीव्रता क्या होती है भाई, न्यूनतम होती है। प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है तो कुछ समय के पश्चात तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। तो कुछ समय के पश्चात, तो यहाँ पर बोल रहा है तो कुछ समय के पश्चात तीव्रता, तो कुछ समय के पश्चात तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। क्लियर। तो इसी कंटेंट को हम लोग यहाँ से रिपीट करते हैं कि दो पृथक पृथक प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगे, आने वाली प्रकाश तरंगों, दो पृथक पृथक प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। अतः किसी बिंदु पर यदि किसी समय प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है तो कुछ समय के पश्चात तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। फलस्वरूप हम लोग एक चीज़ देखते हैं यहाँ से, देखिए फलस्वरूप स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप, फलस्वरूप स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होता है। जो हमको वास्तविक चीज़ में स्थायी रूप में जो प्राप्त होनी चाहिए, वास्तविक रूप में क्योंकि हम लोग दो रूप पढ़ते हैं, वास्तविक रूप में पढ़ते हैं और आभासी रूप में पढ़ते हैं। तो आभासी रूप में तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर बोल रहा है कि व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा, मतलब यहाँ पर स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा, अस्थायी रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। जबकि हमको क्या किस में चाहिए रहता है, स्थायी रूप में चाहिए। तो उसी को बोल रहा है कि फलस्वरूप स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा, फलस्वरूप व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। अतः दो विभिन्न प्रकाश स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर दो विभिन्न प्रकाश स्रोतों से, दो भिन्न भिन्न रहेंगे तब नहीं होगा, अगर समान रहेगा तभी आप लोगों के बीच में स्थायी व्यतिकरण उत्पन्न होगा, भिन्न भिन्न रहेगा तो आपका नहीं होगा। तो उसी चीज को बोल रहा है कि अतः
दो विभिन्न प्रकाश स्रोतों से, अतः दो विभिन्न प्रकाश स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण उत्पन्न नहीं हो सकता, स्थायी व्यतिकरण उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी को हम लोग कलासंबद्ध स्रोत के अंतर्गत में देख रहे हैं। क्लियर कि यदि दो पृथक पृथक प्रकाश स्रोत से आने वाली जो प्रकाश तरंगों होते हैं उनके मध्य में प्रकाश में जो परिवर्तन होता है, परंतु वह किसी समय की प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको उसका न्यूनतम होता है, क्योंकि अगर दोनों भिन्न भिन्न है तो न्यूनतम होगा। अगर दोनों एक साथ है, जैसे उसमें पढ़ रहे थे कि अगर श्रृंग से मिलता है, गर्त से मिलता है, जब दोनों समान माध्यम में एक साथ गमन कर रहे हैं, जिसका श्रृंग से मिल रहा है, गर्त से मिल रहा है, तो वे प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको बढ़ा देते हैं, वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारे प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो अधिकतम हो जाती है। इस कारण से वहाँ पर हमारे प्रकाश की जो व्यतिकरण होती है वो अच्छी से प्राप्त होती है, जो कि संपोषी व्यतिकरण के रूप में प्राप्त होती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कि इसकी जो प्रकाश की तीव्रता तो न्यूनतम होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात क्या होती है, प्रभाव को बढ़ाती है तो अधिकतम हो जाएगी। फलस्वरूप स्थायी व्यतिकरण प्रसरण, क्योंकि पहले न्यूनतम है फिर अधिकतम हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर हमको स्थायी प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगी यहाँ पर। तो दो विभिन्न, इसलिए फाइनली ये निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचते हैं कि यदि दो विभिन्न प्रकाश स्रोत से स्थायी व्यतिकरण उत्पन्न, हम लोग यहाँ से दो स्थायी व्यतिकरण उत्पन्न नहीं कर सकते। यही कारण है कि दो मोमबत्तियाँ या दो बल्बों द्वारा, यही कारण होता है भाई कि दो मोमबत्तियों या दो बल्बों द्वारा व्यतिकरण की घटना को नहीं देखा जा सकता। हम लोग दो बल्बों या दो मोमबत्तियों के बेस पे हम लोग जो होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से नहीं देख सकते कि वास्तव में बल्ब किस तरीके से होगा, बल्ब के बेस पे किस तरीके से होगा और मोमबत्ती के बेस पे किस तरीके से होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से नहीं देख सकते भाई वास्तव में किस तरीके से होता है, इस चीज़ को देखिए। तो ये चूँकि यहाँ पर हमारा जो व्यतिकरण होता है, जो प्रतिरूप होता है, वह आप लोगों की स्थायी रूप में नहीं प्राप्त होता है। इसी कारण यहाँ पर बोला जा रहा है कि यही कारण है कि यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए यही कारण है कि दो मोमबत्तियों को, यही कारण है कि दो मोमबत्तियां या दो बल्बों द्वारा, दो मोमबत्तियां या फिर दो बल्बों द्वारा, यही कारण है कि दो मोमबत्तियों या दो बल्बों द्वारा व्यतिकरण की घटना को नहीं देखा जा सकता। किसकी घटना को नहीं देखा जा सकता? व्यतिकरण की घटना को नहीं देखा जा सकता। दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर देखिए, दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दोनों स्रोत एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किए जाएं, एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किए जाएं। अगर अलग अलग के रूप में करेंगे तो नहीं होगा भाई। अगर आप देख रहे हैं भाई दो ही प्रकार के आपको अगर कला संबद्ध स्रोत चाहिए तो दोनों स्रोत एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किए जाए, मतलब एक ही लाइट से, एक ही डायोड से उत्पन्न किए जाते हैं ना, तो सेम प्रकार से होता है। अगर कहीं से आप किसी दुकान से एक ही चीज़ आप लेते हो तो वहाँ से प्राप्त होगा। अगर आपको सेम चीज़ लेना है, अगर आप लोगों को सेम चीज़ चाहिए तो उसी दुकान से लेना पड़ता है, दूसरी जगह से लोगों तो विभिन्न, उसकी मिठास कुछ अलग हो जाती है, और एक ही जगह से लोगे तो अलग होता है उसके। जैसे चाय आपका, जैसे आपको चाय पीना है भाई, एक ही यहाँ से आप चाय पी रहे हैं तो उसका स्वाद अलग रहेगा आपका, ठीक है, लेकिन दूसरे यहाँ से आप चाय पी रहे हैं तो किसी का फीका रहता है, ठीक है। अगर चाय के स्वाद चाहिए तो भाई आपको उसी चाय सेंटर में जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको असल ज़िंदगी में मिठास की अनुभूति होती है। क्लियर? तो इस कारण से यहीं पर उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि यह आवश्यक है कि दोनों स्रोत से अगर एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किया जाए तो वहाँ पर आपको दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न किया जाए, मतलब एक ही जगह से आपका किया जाए। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ों को देखे थे कि दो पृथक पृथक प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। अतः किसी बिंदु पर यदि किसी समय प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है तो कुछ समय के पश्चात तीव्रता क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाएगी। फलस्वरूप स्थायी व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। तब दो विभिन्न प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग जगह पर जाकर आप चाय पियोगे तो फिर थोड़ी बनेगा यार। इसलिए आप लोगों को एक ही जगह से पीना पड़ेगा, तभी उसका असल जिंदगी में जो स्वाद है वो आप लोगों को पता चलेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर दो मोमबत्ती या दो बल्बों के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, जो कि अभी दिवाली के टाइम पे आप लोगों ने कितने मोमबत्ती जलाए होंगे, कितने अभी कार्तिक पूर्णिमा में कितने मोमबत्ती वगैरह जलाए होंगे, बल्ब जलाए होंगे, क्योंकि अभी भी जल रहा है क्योंकि लाइट का ही जमाना है। क्लियर? चलिए आगे इसका देखते हैं कंटेंट को। स्थायी व्यतिकरण के लिए शर्तें। अगर हमको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करना है तो उसके लिए आवश्यक शर्तें होती है। सभी चीज़ की कुछ न कुछ सीमाएं होती है, कुछ न कुछ त्रुटियां होती है, कुछ न कुछ दोष होती है। तो हमको अगर स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के व्यतिकरण होते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, तो उसके अंतर्गत में हम लोग स्थायी व्यतिकरण नहीं प्राप्त कर सकते। तो वास्तव में स्थायी व्यतिकरण हम लोग कब और कैसे और क्यों प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आवश्यक शर्तें हैं। अगर उस तरीके की शर्त का हम लोग पालन करते हैं तो हमको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त
हो जाएगा। तो चलिए इसी के बेस पे फर्स्ट देखते हैं, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान हो। तो पहला बोल रहा है कि भाई अगर आपको स्थायी व्यतिकरण चाहिए तो दोनों तरंगों की आवृत्तियां को क्या रखनी है, आप लोगों को समान रखनी है। दोनों की आवृत्तियां आपको अलग अलग नहीं रखनी है, क्या रखनी है, समान रखनी है भाई। तो इसी चीज को बोल रहे हैं। देखिए पहला कंटेंट को देखते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए ये इसका पहला कंटेंट को देखिए, दोनों तरंगों की आवृत्तियां आपस में क्या हो, समान हो। यहाँ पर बोल रहा है देखिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां आपस में क्या हो, समान हो। तो चलिए इस चीज को देखते हैं, दोनों तरंगों की आवृत्तियां आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो चलिए पहला कंटेंट को देखते हैं। स्थायी व्यतिकरण की शर्तें के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि स्थायी व्यतिकरण के लिए कौन कौन से शर्तें होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चलिए स्थायी व्यतिकरण के लिए हम लोग इस शर्त को देखते हैं वास्तव में क्या होती है। दो प्रकाश तरंगे कुछ विशेष परिस्थितियों में, दो प्रकाश तरंगे कुछ विशेष परिस्थितियों में ही स्थायी व्यतिकरण उत्पन्न कर सकती है। दो प्रकाश तरंगे कुछ विशेष परिस्थिति में ही, कुछ विशेष परिस्थिति में ही ये स्थायी व्यतिकरण उत्पन्न कर सकती है। ये परिस्थितियां निम्न हैं। पहला क्या है, इस चीज को देखते हैं। तो पहला आप लोगों का क्या है, दोनों तरंगों की आवृत्ति आपस में क्या हो, समान हो। दोनों तरंगों की आवृत्तियां आपस में क्या हो, समान हो। यदि दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान नहीं है तो उनके आवर्तकाल भी क्या हो जाएंगे, समान नहीं होंगे भाई। तो उनके आवर्तकाल भी क्या हो जाएंगे, आपस में समान नहीं होंगे। तो इस चीज को हम लोग व्यतिकरण के लिए भी देखते हैं और व्यतिकरण के शर्तें के लिए हम लोग दो प्रकाश तरंगों को भी देखते हैं कि वो किस तरीके से आता है, इस चीज को भी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से अगर हम इस चीज को प्राप्त करते हैं भाई तो किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो स्थायी व्यतिकरण के बेस पे हम इसको 1 बाय 1 करके देखते चले जाते हैं कि वो किस तरीके से होता है, इसको 1 बाय 1 करके। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि स्थायी व्यतिकरण के लिए हमारे पास शर्त होना आवश्यक है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां को क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों आवृत्तियों के तरंगों को क्या होनी चाहिए भाई, हमारे पास समान होनी चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं, अगर आपको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करनी है भाई, अगर आपको क्या करनी है, स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करनी है तो उसके लिए पहले दोनों तरंगों की आवृत्तियां को क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हैं। यदि दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान नहीं हैं, अगर मान लेते हैं कि भाई यदि दोनों तरंगों की आवृत्तियां क्या है, समान नहीं हैं, तो उनके आवर्तकाल भी समान नहीं होंगे। तो उनके आवर्तकाल भी आपस में क्या होंगे, समान नहीं होंगे। आवृत्ति जो है आप लोगों के न्यू इक्वल टू 1/t होता है, मतलब आवृत्ति का उल्टा होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल का उल्टा क्या होता है, आवृत्ति होती है। और इन दोनों का गुणनफल न्यू इंटू टी इक्वल टू होता है 1। ये फार्मूला के बेस में हम लोग आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध हम देख चुके हैं कि आवृत्ति बराबर होता है 1 बाय आवर्तकाल। ये होता है इसका अपोजिट के बेस पे, ये होता है। इसको तो हम लोग फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान हो। तो यदि दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान नहीं हैं मान लेते हैं कि यदि दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान नहीं हैं तो उनके आवर्तकाल भी आपस में समान नहीं होंगे। अतः किसी बिंदु पर, तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अतः किसी बिंदु पर उन तरंगों का कालांतर, अतः किसी बिंदु पर उन तरंगों का कालांतर समय के साथ स्थिर नहीं रहेगा। समय के साथ क्या, स्थिर नहीं रहेगा। इस चीज़ को बोल रहे हैं भाई, देखिए कि समय के साथ ये क्या नहीं रहेगा भाई, स्थिर नहीं रहेगा। तो दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान हो, तो इस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि यदि दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान नहीं हैं तो उनके आवर्तकाल भी समान नहीं होंगे। अतः किसी बिंदु पर उन तरंगों का कालांतर समय के साथ स्थिर नहीं रहेगा। फलस्वरूप यहाँ से देखिए, फलस्वरूप यदि किसी क्षण दोनों तरंगे, फलस्वरूप यदि किसी क्षण दोनों तरंगे समान कला में हैं तो कुछ क्षण पश्चात दोनों तरंगे, यहाँ से देखिए दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान नहीं हैं तो उनके आवर्तकाल भी समान नहीं होंगे। अब जाहिर सी बात है कि चूंकि आवृत्ति आप लोगों का आवर्तकाल का अपोजिट होता है, तो अगर आवृत्तियां समान नहीं हैं, अगर आवृत्ति समान नहीं है भाई तो आवर्तकाल कहाँ से समान हो गया, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आवर्तकाल समान नहीं है तो आवृत्ति समान नहीं होगा, और अगर आवृत्ति समान नहीं है तो आवर्तकाल नहीं होगा, ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि यदि दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ समान नहीं हैं तो उनके आवर्तकाल भी समान नहीं होंगे। अतः किसी बिंदु पर उन तरंगों का कालांतर समय के साथ स्थिर नहीं रहेगा। फलस्वरूप यदि किसी क्षण दोनों तरंगे समान कला में हैं तो कुछ क्षण पश्चात दोनों तरंगे उसी बिंदु पर विपरीत कला में होंगी। उसी बिंदु पर किस कला में होंगी भाई, विपरीत कला में होंगी। उसी बिंदु पर वह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत कला में हो जाएंगे। अतः प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की, यहाँ पर बोल सकते हैं अतः प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता समय के साथ
अतः प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता समय के साथ, अतः प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता समय के साथ परिवर्तित होती रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं, अतः प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता समय के साथ परिवर्तित होती रहेगी, जिससे व्यतिकरण की अवस्था नहीं होगी, जिससे कि आप लोगों के व्यतिकरण की अवस्था नहीं होगी। यहाँ पर जो हमको व्यतिकरण जो प्राप्त होती है उसकी व्यतिकरण की अवस्था क्या होगी, नहीं रहेगी, यहाँ पर अवस्था मौजूद नहीं रहेगी। कालांतर को स्थिर रखने के लिए, अब यहाँ से देखिए, अब हमको किसको रखने के लिए, कालांतर को स्थिर रखने के लिए, देखिए कालांतर को स्थिर रखने के लिए यह आवश्यक चीज है। जैसे कि आपके किसी भी चीज को स्थायी रखने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि आपको बर्फ बनाना है भाई, तो फ्रिज में आप लोग क्या करते हैं, जो वाटर होता है उसको स्टोर करते हैं कि निश्चित ताप पर, फिर वहां से बर्फ बन जाता है। तो इसके लिए एक आवश्यक शर्त होता है ना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख रहे हैं, 100 सेंटीग्रेड के बेस पर जो पानी होता है कभी बर्फ बनता है, कभी जल बन जाता है, कभी गैस वाष्प बन के उड़ जाता है, एक निश्चित ताप की बात है वो। तो उसी चीज पर यहाँ पर बोल रहा है कि कालांतर को स्थिर रखने के लिए, इसको स्थिर रखने के लिए, कालांतर को स्थिर रखने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तरंगे एक ही स्रोत से उत्पन्न हो। जो भी अगर स्थिर रखना, अगर कालांतर को हमको स्थिर रखना है तो वहाँ का जो दोनों जो प्रकाश स्रोत हैं उसके लिए ये शर्त है कि दोनों एक ही स्रोत से उत्पन्न हो। ठीक है, मतलब एक ही जगह से आपको चाय पीना है भाई, अलग अलग जगह से चाय नहीं पीना है। क्लियर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपको असल जिंदगी में स्वाद लेना है तो आपको एक ही जगह से चाय पीना है, वही वाला डायलॉग आ गया यहाँ पर। तो कालांतर को स्थिर रखने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तरंगे एक ही स्रोत से उत्पन्न होती हैं, अर्थात दोनों स्रोत कलाशबद्ध होनी चाहिए। दोनों स्रोत क्या होनी चाहिए भाई, कलाशबद्ध स्रोत होनी चाहिए, मतलब उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए, उनकी आवृत्तियां अलग अलग नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में कोई कालांतर नहीं होना चाहिए, कालांतर शून्य होनी चाहिए, कालांतर को स्थिर होनी चाहिए, तभी ये दोनों कलाशबद्ध स्रोत कहलाएंगे। और जब ये दोनों कलाशबद्ध स्रोत कहलाएंगे तभी यहाँ पर दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होंगी, और जब दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होंगी तो हमको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होगा। क्लियर। तो स्थायी व्यतिकरण के लिए प्रथम शर्त है हमारे पास कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां क्या होनी चाहिए भाई, समान होनी चाहिए। अगर आवृत्ति समान है तो आवर्तकाल समान रहेगा, आवर्तकाल समान है तो आवृत्ति समान आएगा, क्योंकि न्यू इक्वल टू 1/t जो कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के। ठीक है, तो चूंकि आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों का गुणनफल होता है 1 के बराबर, मतलब दोनों 1 के बराबर होते हैं, मतलब आवर्तकाल का उल्टा होता है आवृत्ति, आवृत्ति का उल्टा होता है आवर्तकाल। इसको आप लोग प्रीवियस चैप्टर में स्टार्टिंग के जो 6-7 चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं, और इस चैप्टर को तो आप लोग 11th फिजिक्स में बहुत स्पेशल तरीके से पढ़े हैं इस चीज को। क्लियर। तो पहला था हमारे पास स्थायी व्यतिकरण के लिए शर्तें के लिए, पहला था दोनों तरंगों की आवृत्तियां को क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब दूसरा देखते हैं भाई, दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान हो। अब दूसरा शर्त पे शर्त, शर्त के ऊपर शर्त आ रहा है। देखिए दूसरा क्या होनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होनी चाहिए। यहां पर बोल रहा है कि दोनों तरंगों के आयाम लगभग क्या होनी चाहिए भाई, समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि भाई कि दोनों तरंगों के आयाम लगभग किस तरीके से होनी चाहिए, तो लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। पहला क्या था, दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए थी, समान होनी चाहिए थी हमको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, दूसरा शर्त हमारे पास क्या बोल रहा है भाई, दूसरा ये बोल रहा है कि दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होनी चाहिए। यदि दोनों तरंगों के आयाम समान हैं तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी आयाम शून्य होगा। यदि दोनों, देखिए विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है कि श्रृंग गर्त से मिलता है, गर्त श्रृंग से मिलता है, ये एक दूसरे के प्रभाव को आपस में नष्ट कर देते हैं भाई। मतलब प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे कि प्रकाश की तीव्रता अत्यधिक न्यूनतम हो जाती है, जिसके कारण हमको विनाश का सामना करना पड़ता है, मतलब विनाशी व्यतिकरण वहां पर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर उसी सिचुएशन को बोल रहा है कि अगर दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान हो तभी हमको क्या प्राप्त होगा, हमको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होगा। तो दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान हो। यदि दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान हैं तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में, तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में अगर आ जाती है कि भाई विनाशी व्यतिकरण की स्थिति आ जाती है, तब उस पर परिणामी आयाम नाम से स्पष्ट है भाई, परिणामी है, परिमाणी नहीं है भाई, बहुत तो उल्टा बोल देते इसको। परिणामी आयाम क्या होगा, शून्य होगा। इसका जो परिणामी आयाम है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अतः व्यतिकरण की स्थिति में हमको किस स्थिति में, अतः व्यतिकरण की स्थिति में, अतः व्यतिकरण की स्थिति में बिल्कुल स्पष्ट होगी यहाँ पर, अतः व्यतिकरण की स्थिति में बिल्कुल क्या होगी, ये स्पष्ट हो जाएगी। किंतु यदि आयाम में अधिक अंतर है, अगर कारणवश यदि आयाम में बहुत अधिक अंतर है, अगर लगभग समान है तब तो ठीक है, लेकिन कारणवश अगर आयाम में बहुत अधिक अंतर है तो व्यतिकरण की स्थिति सुस्पष्ट नहीं होगी।
तो यहाँ पर जो व्यतिकरण की स्थिति है वह सुस्पष्ट नहीं होगी, जिसके कारण हमको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। कब की स्थिति में? अगर दोनों आयामों के बीच में अधिक अंतर है तब की स्थिति में। अगर आयामों के बीच में अंतर नहीं है मतलब शुद्ध है भाई, हमको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त होगा मतलब होगा। लेकिन कारणवश अगर दोनों आयाम के बीच में अधिक अंतर है मतलब व्यतिकरण हमको सुस्पष्ट प्राप्त नहीं होगा, जिसके कारण हमको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा भाई। तो ये सेकेंड शर्त के अनुसार आ गया आप लोगों का, सेकेंड शर्त के अनुसार आ गया। अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड में किस तरीके से आता है, इस थर्ड चीज को देखते हैं भाई। ये थर्ड किस तरीके से आएगा, इस चीज को हम लोग थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या आता है, दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करे। अब आगे देखिए, दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करे भाई बोल रहा है, अलग अलग दिशा में गमन करेंगे मतलब हमको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। अगला शर्त है थर्ड क्या है कि दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करे। पहला, दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दूसरा, दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए। तीसरा, दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करे मतलब एक ही दिशा में गति करना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर जिन बिंदुओं पर, अगर कारणवश ऐसा नहीं होता है, कारणवश की बात है, फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, सब मानना पड़ता है, चलना पड़ता है देखकर, क्योंकि भौतिक घटनाएं के बेस पे, भौतिक प्रवस्थाओं के बेस पे हम लोग फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा नहीं होने पर जिन बिंदुओं पर तरंगे समान कलम होगी, अगर दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करते हैं, अगर कारणवश ऐसा नहीं होता है भाई, तो उसके अनुसार उस पर क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी, किस तरीके से उत्पन्न होगी, उसको फेस कर रहे हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होने पर जिन बिंदुओं पर तरंगे समान कलम होगी, जिन बिंदुओं पर तरंगे आपके किस कलम होंगी, समान कलम होंगी, जिन बिंदुओं पर आपके तरंगे समान कलम होंगी, उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, देखिए उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम नहीं होगी। उन बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता है वो आप लोगों की अधिकतम नहीं होगी भाई, उन बिंदुओं पर उसकी परिणामी तीव्रता अधिकतम नहीं होगी। और परिणामी तीव्रता अधिकतम नहीं होगी मतलब क्या होगी, कम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, मतलब विनाश की तरफ विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा। जबकि हमको समपोषी व्यतिकरण चाहिए भाई, मतलब हमको अधिकतम तीव्रता वाली चाहिए। तो उसी चीज को बोल रहा है कि दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन नहीं करती है, तब ऐसा नहीं होने पर जिन बिंदुओं पर तरंगे समान होती है भाई, उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम नहीं हो जाती है। इसी तरह जिन बिंदुओं पर तरंगे, इसी तरह सेम इसी के अकॉर्डिंग देखिए भाई, इसी तरह हम लोग देखते हैं यहां से, इसी तरह जिन बिंदुओं पर तरंगे विपरीत कला में होंगी, इसी प्रकार जिन बिंदुओं पर तरंगे विपरीत कला में होंगी वहां पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, शून्य नहीं होगी। वहां पर परिणामी तीव्रता शून्य नहीं होगी, मतलब परिणामी तीव्रता शून्य नहीं होगी, मतलब हमको यहां पर स्थायी व्यतिकरण प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास तीन शर्त पढ़े। पहला, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम समान होनी चाहिए, दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए। तीन शर्त हो गए भाई, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपके माइंड में सेट होना चाहिए। क्योंकि स्थायी व्यतिकरण के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है, ये 4 नंबर का आता है बोर्ड पेपर में। अगर आपको 4 नंबर अर्जित करना है, 4 अंक आपके प्राप्तांक में अर्जित करना है भाई, तो इस चीज को अच्छे से देखिए। जब समझ नहीं आता तो बैक करके भी देख सकते हैं, आपको प्रीवियस वीडियो के अंतराल में भी इस चीज को देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, पहला क्या था, दोनों की आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरा क्या पढ़े, दोनों का आयाम क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तीसरा क्या पढ़े भाई कि दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए, दोनों तरंगे को एक ही दिशा में क्या करनी चाहिए, गमन करनी चाहिए। ये 3 हो गए। चलिए आगे का कंटेंट को देखते हैं। चौथा देखते हैं भाई, चौथा क्या नंबर बोल रहा है, इस चीज को देखते हैं। चौथा, दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होनी चाहिए, दोनों पास पास होनी चाहिए भाई, पास। अब पास खाना नहीं है जो आता है, ये पास नहीं है भाई, ये दोनों तरंगों को लेकर के है, दोनों स्रोतों को लेकर के है, ये दोनों तरंगों को लेकर के है, दोनों स्रोतों को लेकर के है। क्लियर? नोट डाउन करते हुए जाइए। बहुत लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, मेरे को पता है, लेकिन आपको नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि फिजिक्स है, थ्योरी चीज को बहुत लोग नोट डाउन नहीं करते हैं, लेकिन यही थ्योरी चीज में आप लोग फंसते हैं भाई। जब एग्जाम में आता है थ्योरिकल चीज किसी को लिखना नहीं आता है। क्लियर? इसलिए इसको पॉइंट आउट करके लिखे, पॉइंट वाइज लिखिए इसको, ठीक है, 1 by 1 करके। तो चलिए, चौथा हमारा क्या है, दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होनी चाहिए। दोनों का स्रोत एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, अत्यंत निकट होनी चाहिए। दोनों का स्रोत क्या होनी चाहिए भाई, एक दूसरे के अत्यंत निकट होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ऐसा नहीं है तो किसी भी, यहाँ पर बोल रहा है यदि ऐसा नहीं है तो किसी भी स्थान पर, अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी स्थान पर तरंगों के मध्य पथांतर अधिक होगा। तरंगों के मध्य में जो पथांतर है, मतलब पथ में अंतर, मतलब उनके बीच की जो गमन कर रहे हैं, जो रास्ता गमन कर रहे हैं, उनके बीच में जो पथांतर आ जाएगा, पथ प्लस अंतर, ये होता है आपका पथांतर अधिक हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास शर्त क्या रखना है कि दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होनी चाहिए।
दोनों का स्रोत एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, अत्यंत निकट होनी चाहिए। तो दोनों का स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ऐसा नहीं है तो किसी भी स्थान पर तरंगों के मध्य पथांतर अधिक होगा, फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के स्थान पर, फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता बोल रहा है और न्यूनतम तीव्रता बोल रहा है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या देखते हैं, फलस्वरूप यहाँ पर देख रहे हैं अधिकतम तीव्रता देख रहे हैं, और दूसरा क्या देख रहे हैं, न्यूनतम तीव्रता देख रहे हैं। दूसरा क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग न्यूनतम तीव्रता देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो किसी भी स्थान पर तरंगों के मध्य पथांतर अधिक होगा, फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता। ठीक है, फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता और यहाँ पर देखिए न्यूनतम तीव्रता, फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता और यहाँ पर है न्यूनतम तीव्रता के स्थान अलग अलग ना होकर के एक दूसरे पर अति व्याप्त हो जाएंगे, के स्थान अलग अलग ना होकर के एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, अति व्याप्त हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देख रहे हैं कि दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए। चौथा जो आपका शर्त है मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से टर्निंग क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बोर्ड में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं होता है। क्लियर, तो यदि ऐसा नहीं है तो किसी भी स्थान पर तरंगों के मध्य पथांतर क्या होगा, अधिक होगा, फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के स्थान अलग अलग ना होकर के एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, अति व्याप्त हो जाते हैं, मतलब अति व्याप्त हो जाएंगे। क्लियर, अतः व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा, मतलब हमको इस तरीके से अगर कारणवश आ जाता है तो हमको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। उसी चीज को बोल रहा है कि अतः व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। इस कारण से हमको दोनों स्रोत एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, अत्यंत निकट में स्थित होनी चाहिए, एक दूसरे के निकट में पास में इस तरीके से स्थित होनी चाहिए, दूर में इस तरीके से स्थित नहीं होनी चाहिए, पास में स्थित होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या था भाई कि दोनों की आवृत्तियां आपस में समान हो, दूसरा दोनों के आयाम समान हो, तीसरा दोनों एक ही दिशा में गमन करें, और चौथा दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट हो। चौथा में क्या है कि दोनों एक दूसरे के अत्यंत निकट हो। और पांचवा को देखते हैं भाई, पांचवा क्या होता है, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो। पांचवा नंबर को देखिए, पांचवा नंबर क्या बोल रहा है कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण हो, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत क्या हो, संकीर्ण हो। तो यदि प्रकाश हुआ माना जा सकता है, यदि प्रकाश को हम लोग इस तरीके से मानते हैं कि दो प्रकाश स्रोतों से दो तरंग युग्म प्राप्त करने के लिए, दो प्रकाश स्रोत से, देखिए भाई दो प्रकार के प्रकाश स्रोत मान लेते हैं, पहला है ये आप लोगों का, दूसरा है, इस तरीके से दो प्रकाश स्रोत हैं आप लोगों के पास। ठीक है, तो उसी चीज को बोल रहा है कि दो प्रकाश स्रोत से तरंग युग्म, दो प्रकाश स्रोत से दो तरंग युग्म प्राप्त करने की बजाय कई तरंग युग्म प्राप्त होंगे जो अपना अपना व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएंगे। फलस्वरूप व्यतिकरण प्रतिरूप तीव्र और सुस्पष्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों प्रकाश स्रोत को अत्यंत क्या होनी चाहिए, संकीर्ण होनी चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत को अत्यंत क्या होनी चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए। यदि प्रकाश हुआ माना जा सकता है, यदि इस चीज को हम लोग प्रकाश के बेस से मानते हैं, यदि प्रकाश हुआ माना जा सकता है, अतः दो प्रकाश स्रोत से दो तरंग युग्म प्राप्त करने के लिए, अतः दो प्रकाश स्रोत से, यहाँ से देखिए, अतः दो प्रकाश स्रोत से दो तरंग युग्म प्राप्त करने की बजाय कई तरंग युग्म प्राप्त होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कई तरंग युग्म प्राप्त हो जाते हैं जो अपना अपना व्यतिकरण प्रतिरूप बना लेंगे, यार। ठीक है, तो फलस्वरूप व्यतिकरण प्रतिरूप तीव्र और सुस्पष्ट नहीं होगा, जिससे कि हमको स्थायी व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आवश्यक शर्त है कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, दोनों स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए, दोनों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, दोनों के आयाम समान होनी चाहिए, और दोनों एक ही दिशा में गति करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 6वां नंबर और 7वां नंबर को देखते हैं। 6वां में क्या बोल रहा है, देखिए, दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्डी हो। शर्त देखिए, दोनों प्रकाश स्रोत क्या हो, बोल रहे हैं एक वर्डी हो। यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्डी हो, तो यहाँ से देखते हैं, देखिए दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्डी हो। 6वें नंबर पे देखते हैं कि दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्डी हो। यदि ऐसा नहीं है तो चौड़ाई भिन्न होगी, अगर ऐसी नहीं है तो चौड़ाई भिन्न होगी, मतलब जो दीप्त चौड़ाई भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, यदि ऐसा नहीं है तो चौड़ाई भिन्न हो जाएगी, जिसके कारण व्यतिकरण हमको स्थायी रूप में प्राप्त नहीं होगा। उसी चीज को बोल रहा है कि दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्डी हो। यदि
ऐसा नहीं है तो चौड़ाई भिन्न होगी, जिसके कारण ये प्रतिरूप एक दूसरे पर अति व्याप्त हो जाएंगे, जिसके कारण ये प्रतिरूप एक दूसरे पर अति व्याप्त हो जाएंगे, जिसके कारण ये प्रतिरूप एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे भाई, अति व्याप्त हो जाएंगे, जिसके कारण जिससे सुस्पष्ट व्यतिकरण चित्र प्राप्त नहीं होगा, जिससे सुस्पष्ट व्यतिकरण चित्र आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एक वर्डी होने चाहिए, मतलब एक वर्डी माध्यम में होनी चाहिए। तो उसी चीज को बोल रहा है कि दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्डी हो, यदि ऐसा नहीं है तो चौड़ाई भिन्न होगी, जिसके कारण ये प्रतिरूप एक दूसरे पर अति व्याप्त हो जाएंगे, जिसके कारण ये प्रतिरूप एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, अति व्याप्त हो जाएंगे, जिससे सुस्पष्ट व्यतिकरण चित्र प्राप्त नहीं होगा, जिससे हमको स्थायी व्यतिकरण भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए छठवां शर्त यह है कि दोनों प्रकाश स्रोत क्या होनी चाहिए, एक वर्डी होनी चाहिए। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा भाई कि दोनों का जो प्रकाश स्रोत है वो क्या होनी चाहिए, एक वर्डी होनी चाहिए। आगे देखते हैं सातवां नंबर देखिए, एक एक यहाँ से जो भी आवश्यक शर्तें, यहाँ से एक नंबर का भी क्वेश्चन आता है या शर्त के लिए पूछता है भाई। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए दोनों प्रकाश स्रोत कलशबद्ध हो, दोनों का प्रकाश स्रोत किस पर होनी चाहिए, कलशबद्ध पर होनी चाहिए। इस चीज को बोल रहा है कि दोनों प्रकाश स्रोत आप लोगों के किस बेस में होनी चाहिए, कलशबद्ध के बेस में होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत कलशबद्ध में हो, यहाँ पर देखिए दोनों प्रकाश स्रोत किस बेस पे हो, कलशबद्ध पर हो। तो दोनों प्रकाश स्रोत कलशबद्ध पे हो, अर्थात प्रकाश स्रोत में उत्सर्जित तरंगों के, अर्थात प्रकाश स्रोतों में उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ परिवर्तित ना हो। मतलब यहाँ पर दोनों दो प्रकाश स्रोत हैं वो कलशबद्ध में होनी चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत के बीच में कोई भी उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ क्या होनी चाहिए, परिवर्तित ना हो, मतलब समय के साथ इसको बदलनी नहीं चाहिए, मतलब एक तरीके से स्थायी रूप में रहना है, उसको स्थायी रूप में आपको लेकर के चलना है। जैसे छठवां में हम लोग पढ़े ना कि दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्डी हो, यदि ऐसा नहीं है तो चौड़ाई भिन्न होगी, जिसके कारण ये प्रतिरूप एक दूसरे पर अति व्याप्त हो जाएंगे, जिससे सुस्पष्ट व्यतिकरण चित्र प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार सातवां नंबर पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दोनों प्रकाश स्रोत कलशबद्ध में हो, अर्थात प्रकाश स्रोतों में उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ क्या हो, परिवर्तित ना हो। यदि ऐसा नहीं है तो प्रत्येक बिंदु पर, अगर मान लेते हैं अगर यदि ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा नहीं है तो प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता, यदि ऐसा नहीं है तो प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता समय के साथ परिवर्तित होती रहेगी, जिससे स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा, इसके कारण। जबकि हमें शर्त के अनुसार चलना है भाई, तो शर्त के अनुसार क्या चलना है कि दोनों प्रकाश स्रोतों क्या होनी चाहिए, कलशबद्ध स्रोत होनी चाहिए, और दोनों प्रकाश स्रोत में उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। आठवां देखते हैं भाई, आठवां क्या है, आठवां चीज को हम लोग देखते हैं, आठवां इसका शर्त क्या है भाई, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, सातवां तक तो देख लिए, आठवां क्या होती है, यदि दोनों प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो, यदि दोनों प्रकाश तरंगे क्या हो, ध्रुवित हो। यहाँ पर बोल रहे हैं देखिए कि यदि दोनों प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो तो उनकी ध्रुवणता अवस्था समान होनी चाहिए, तो उनकी ध्रुवणता आपस में क्या होनी चाहिए भाई, समान होनी चाहिए। तो उनकी ध्रुवणता अवस्था आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो सातवां के बेस में देखें कि छठवां नंबर दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्डी हो, सातवां में देखें दोनों प्रकाश स्रोत कलशबद्ध हो, और आठवां नंबर में देखें यदि दोनों प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो तो उनकी ध्रुवण अवस्था समान होनी चाहिए। क्लियर। तो ये था हमारा स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा यदि दोनों प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो तो उनकी ध्रुवणता अवस्था समान होनी चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत कलशबद्ध में हो, अर्थात प्रकाश स्रोतों में उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ परिवर्तित ना हो, और छठवां में देखें कि दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्डी हो, उसका दोनों एक ही सरल रेखा में गमन करना चाहिए, दोनों के जो आयाम है वो समान होनी चाहिए, दोनों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, ठीक है, और दोनों समान कला में भी होनी चाहिए। ये हम लोग पढ़े हैं। क्लियर। तो ये था हमारा ये था हमारा व्यतिकरण से रिलेटेड जो चैप्टर है, हमारा जो 7वां चैप्टर, जो 10वां चैप्टर तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत जो व्यतिकरण के लिए हम लोग देख रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके बाद यंग प्रयोग क्या होती है, और यंग का द्विस्लिट का प्रयोग क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, दीप्त फ्रिंज क्या होती है, अदीप्त फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, ध्रुवण क्या होती है, ब्रूस्टर का नियम क्या होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।